नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय बड़ी खबर आ रही है भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से। पिछले कुछ महीनों से लगातार श्रीलंका में हो रही उठापटक के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर जिस तरह हजारों प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है, इसी बीच कोलंबो से फरार गोटबाया राजपक्षे ने आने वाली 13 जुलाई बुधवार को इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। ये इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग है। और जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने दावा बोलने के साथ उनकी इस तरह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ये जो विद्रोही हैं ये भवन के अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर स्विमिंग पूल में नहाते हुए, जिम करते हुए, टीवी चलाकर नाच गाना करते हुए, उनके बेड पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब प्रदर्शनकारी यहां पर छानबीन कर रहे थे इस राष्ट्रपति भवन में, तब उन्हें लगभग 40 लाख रुपए यानी कि 1,78,00,000 श्रीलंकाई रुपए कैश के रूप में मिले हैं, जिसको अब सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने वहां की सेना को सौंप दिया है। इसी बीच राष्ट्रपति भवन में एक खुफिया रास्ता भी मिला है और ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इसी खुफिया रास्ते से अपनी जान बचाकर भागे हैं। श्रीलंका में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट का सबसे ज्यादा असर अगर किसी चीज पर पड़ा है तो वो पड़ा है वहां की महंगाई पर। अगर बात की जाए श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के दाम की, हाल ही में 2 हफ्ते पहले जून अंत में श्रीलंका में पेट्रोल के जो दाम है वो 50 श्रीलंकाई रुपए और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें 60 श्रीलंकाई रुपए में बढ़ोतरी हुई है। श्रीलंका की आईओसी के मुताबिक अब इन दामों के बाद श्रीलंका में जो पेट्रोल का दाम है वो 470 श्रीलंकाई रुपए हो चुका है और जो डीजल का दाम है वो 460 श्रीलंकाई रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। और अगर इनकी तुलना की जाए भारतीय करेंसी के हिसाब से, रुपये के हिसाब से, इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो 100 रुपए से ज्यादा इनके दाम हो चुके हैं प्रति लीटर। और भारतीय करेंसी से श्रीलंका की महंगाई की तुलना इसीलिए करना बेहद जरूरी है क्योंकि कुछ समय पहले यहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती रही हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम हैं और भारत की सरकार को उनसे सीख लेते हुए यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करना चाहिए। ये विपक्षी पार्टियां लगातार कटाक्ष करती रही हैं केंद्र सरकार पर। लेकिन अब यहां सवाल उन विपक्षी पार्टियों से बनता है कि जिस प्रकार भारत के पड़ोसी देशों में इस समय जो आर्थिक संकट गहराया हुआ है, क्या उस पर भी विपक्षी दल कुछ सुझाव देना चाहेंगे केंद्र सरकार को? क्योंकि यहां पर बात सिर्फ डीजल पेट्रोल की नहीं है, बल्कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले जो डेली प्रोडक्ट्स हैं, चाहे खाने पीने की चीजें हो या फिर घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, श्रीलंका में बीते कुछ समय से इन प्रोडक्ट्स पर जो महंगाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लगभग 55% से ज्यादा ये महंगाई दर रिकॉर्ड किया गया है। जबकि भारत की बात की जाए तो जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, हालांकि शुरुआती कुछ महीनों में देश की अर्थव्यवस्था नेगेटिव में गई थी, लेकिन उसके बाद भारत ने बाउंस बैक करते हुए और मेक इन इंडिया पर जोर देने की बदौलत लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो तेजी से आगे बढ़ रही है। और जो विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रही थी, अब उनसे यहां सवाल बनता है कि पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका, वहां की डगमगाती अर्थव्यवस्था जिसका मुख्य कारण चाहे कोरोना रहा हो, उनकी तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतरीन काम कर रही है, जिससे हम दुनिया में डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बनाने में ज्यादा जोर दे रही है, देश के प्रोडक्ट दुनिया भर में आज डंका बजा रहे हैं, जिसके लिए ओडीओपी एक बेहतरीन मुहिम है। और अब अगर बात की जाए फिर से श्रीलंका की, तो रामायण काल में जिस श्रीलंका को सोने की लंका कहा जाता था,
आज वो देश कैसे कंगाली पर आ खड़ा हुआ है। दरअसल 1948 में आजाद हुए इस देश का नाम सिलोन था, जिसे 1972 में श्रीलंका कर दिया गया। और 70 के दशक से ही श्रीलंका में सिंहलीज और तमिलियंस के बीच में आपसी संघर्ष जारी रहा और यहां तक कि 1983 से 2009 तक लगातार 26 सालों तक वहां सिविल वॉर भी चलती रही। इसके बावजूद आज जो श्रीलंका में हालात हैं, इस तरह के हालात ना कभी सिविल वॉर में देखने को मिले, ना उससे पहले देखने को मिले। दरअसल श्रीलंका में बिगड़े हालात के लिए जो राजपक्षे परिवार है उसको लोग जिम्मेदार मान रहे हैं और 42,000 करोड़ रुपए भी उन पर हड़पने का आरोप वहां के प्रदर्शनकारी लगा रहे हैं। और इसमें राजपक्षे परिवार के कुल 5 लोग शामिल होने की बात सामने आ रही है। कुछ महीने पहले तक इन सभी के पास बड़े संवैधानिक पद थे, जैसे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री पद था महिंद्रा राजपक्षे के पास, वित्त मंत्री थे वासिल राजपक्षे, सिंचाई मंत्री चामल राजपक्षे और खेल मंत्रालय था नामल राजपक्षे के पास। अभी बात की जाए तो गोटबाया राजपक्षे जो कि 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं सभी इस्तीफा दे चुके हैं पिछले कुछ महीने से। और ऐसा माना जाता रहा है कि एक समय ऐसा था जब नेशनल बजट की बात होती थी श्रीलंका में, तो इस परिवार का सीधे 70% उस पर कंट्रोल था। 10 मई 2022 को महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद संभाला, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि हालात श्रीलंका में सुधर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी कुछ दिन पहले इसी जुलाई महीने में इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच भारत ने अपना मानवीय धर्म निभाते हुए श्रीलंका में जो भी हालात खराब चल रहे हैं उसके बीच हमेशा अपने पड़ोसी देश की मदद की है और अभी भी ये भरोसा दिलाया है कि जितना हो सकेगा भारत श्रीलंका के साथ इस उनके बुरे दौर में, इस आर्थिक संकट के दौर में कंधे से कंधा मिलाकर श्रीलंका के साथ खड़ा है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी रविवार को यह ऐलान किया है, ये कहा है कि भारत ने श्रीलंका को $3.8 बिलियन की कमिटमेंट की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत सरकार को जितने भी स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने पड़ोसी देश की मदद करने के लिए, उसकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उसका प्रयास ये केंद्र सरकार करेगी। और सरकारी आंकड़ों की बात की जाए श्रीलंका में, तो श्रीलंका का जो जीडीपी है उसका 10% योगदान वहां के टूरिज्म सेक्टर से आता है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से ये सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जो कि दुनिया भर में तबाह हुआ है। हालांकि श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो भारत, रूस और ब्रिटेन से आते हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से इन टूरिस्ट का आना बंद हुआ और साथ ही देश में पिछले कुछ महीनों से जो हालात बिगड़े हुए हैं इस वजह से बाकी देशों के नागरिकों ने भी श्रीलंका की यात्रा करने से अपने आप को बचाया, जाना कम किया। और इसी बीच रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण भी कुछ यूरोप और रूस के टूरिस्ट का आना वहां पर काफी कम हुआ, जिसका असर सीधा वहां के आर्थिक संकट पर पड़ा। तो अब यहां पर देखा जाए तो 13 जुलाई को गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद क्या हालात बदलेंगे श्रीलंका में, किसको मिलेगी ये जिम्मेदारी, क्या वापस ट्रैक आ पाएगा श्रीलंका, और भारत का कितना अहम रोल रहेगा श्रीलंका को फिर से ट्रैक में लाने के लिए। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप क्या राय रखते हैं, जो इस समय श्रीलंका अपने इस सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है जब से उसको आजादी मिली है 1948 से अभी 2022 चल रहा है, और सबसे खराब दौर से, आर्थिक संकट से इस समय श्रीलंका जो गुजर रहा है, इसमें आपका क्या कहना है। और भारत जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से लगातार मदद कर रहा है अपने पड़ोसी देश की, श्रीलंका की, उस पर आप क्या विचार रखते हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।